नमस्कार। आज मेरे साथ निदर्शना गोवानी के साथ हमारी गेस्ट हैं अनीता जी, जो भारत विकास परिषद में बड़ा ही काम कर रही हैं। नमस्ते अनीता जी। नमस्ते जी। कैसा लग रहा है आपको आज हमारे साथ पॉडकास्ट में आकर? ये मेरा पहला टाइम है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इसके लिए और आपके साथ बैठना बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं महिला शक्ति का पॉडकास्ट कर पा रही हूँ और उनकी कहानी, उनके जो भी भाव हैं वो सामने आ पा रहे हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं। तो अनीता जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को बताइए, पहले आप टीचिंग करती थी, हाँ। शिक्षा का काम, फिर बाद में आपने योगा का शुरू किया, यूथ को, हमारी महिलाओं को सिखाने का। बाद में अब आप भारत विकास परिषद में भी बड़े जोश से काम कर रही हैं। तो आपका ये सफर कैसा रहा और कैसे आप टीचिंग से योगा में आई और योगा से भारत विकास परिषद में सेवा और संस्कार का काम कर रही हैं? तो मैं चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं योगा के साथ साथ ही मैंने भारत विकास परिषद में भी ज्वाइन किया अपने आप को। वैसे तो मेरे हस्बैंड लास्ट 2011 से भारत विकास परिषद में इन्वॉल्व है, बट उनके साथ प्रोग्राम अटेंड करते करते मुझे भी ऐसा लगा कि आज इसमें भी हम सेवा कार्य कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं भी उसमें अपने आप को मैंने अंदर लिया। और मुझे अंदर लाने के लिए भी 2-3 मेरे बहुत हमारे खास दोस्त है जिन्होंने कहा कि नहीं, आप ये भी काम कर सकती है। इसके लिए मुझे वो कॉन्फिडेंस आया और मोटिवेशन मिला कि चलिए, तो इसके लिए मैं भारत विकास परिषद में भी आ गई और इस तरह मैंने थोड़ा सेवा और संस्कार और एक्स्ट्रा भारत विकास परिषद भी थ्रू करने की कोशिश की मैंने। आपके लिए सेवा का क्या अर्थ है? ये एक कर्म है, एक भाव है, और या एक संस्कार है जो आप लोगों में डालना चाहती हैं? सेवा का तो कार्यक्रम ऐसा है कि एक अर्थ एक्चुअली ये है कि कोई अर्थ ही नहीं है। सेवा के बहुत सारे डेफिनेशन है कि हम सेवा किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम फिजिकली कर सकते हैं, हम मोटिवेशन देके भी कर सकते हैं लोगों को, हम फाइनेंशियली भी कर सकते हैं। तो सेवा के वैसे तो बहुत सारे अर्थ है, बट जो मैंने किया है, जैसे स्कूल में टीचर थी तो भी मैं बच्चों को सेवा और संस्कार देके सेवा ही कर रही थी। योगा टीचर थी तो योगा टीचर भी हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को सिखा के, योगा सिखा के, हेल्थ के जरिए सेवाएं दे रही हूँ उनको। और हाउस वाइफ हूँ तो घर में भी मैं सेवा देने की कोशिश पूरी रहती है मेरी। तो एज ए लेडी जो है, वो एक नारी शक्ति जो है वो हर फील्ड में सेवा दे देती है। जहाँ भी उसको मौका मिले वो सेवा करने की कोशिश करती है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि नारी शक्ति जो है वो अपने परिवार के लिए भी एक शक्ति का स्वरूप है और समाज के लिए भी। अच्छा, एक सवाल आपसे बात करते करते मेरे मन में आया। जब आप बच्चों को पढ़ा रही थी, तो जैसे हम आजकल माँ बाप से बात करते हैं तो जनरेशन गैप है। जैसे जो आपके माँ बाप, आपके सास ससुर, फिर आप, आपके भाई बहन, हस्बैंड, अब आपके बच्चे, और जिन बच्चों को आप शिक्षा दे रही थी, उन बच्चों के अंदर आपको संस्कारों की कमी महसूस होती है, या किस तरह का आप उनको पढ़ाकर, सिखाकर आपको लगता है कि हम इनको और अच्छा इंसान बना सकते हैं? तो आप हमें बताइए कि किस तरह हम इन बच्चों में संस्कार डाल सकते हैं, क्या कमी आपको महसूस होती है जब आप उनको पढ़ाती हैं? नहीं, बच्चों में संस्कार की कमी होती नहीं है। बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। यदि हमने घर में पहले से बच्चों को संस्कार दिए हैं, पेरेंट्स ने संस्कार दिए हैं, यदि वो खुद संस्कारित है तो बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाते हैं। फिर भी स्कूल में जो गुरु का सबसे बड़ा महत्व होता है, तो गुरु ही उनको संस्कार सिखाते हैं। तो मैंने वो काफी कुछ हद तक कोशिश करी है कि मैं बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करूं। जब तक मैं टीचिंग लाइन में थी, इवन मेरे बच्चे अभी भी मुझे मिलते हैं तो मुझे वो इतनी खुशी मिलती है। इवन कभी स्टेशन में मिल जाते हैं तो मेरे पैर छूते हैं, मुझे कहते हैं कि टीचर मैं भूल जाती हूँ, बच्चों के शक्लें याद है, मैं नाम भूल जाती हूँ, तो मुझे कहते हैं कि टीचर मैं हूँ। बोले अरे तू इतना बड़ा हो गया। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है वो चीज देख के कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं उनको कुछ अच्छा देने की कोशिश की है एज ए टीचिंग लाइन में, जब तक मैं रही हूँ तब तक। तो ऐसे काफी बच्चे मुझे मिलते हैं जिनको मैंने सिखाया है, आज वो काफी बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। तो मतलब जब मिलते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है एज टीचिंग लाइन में भी करके। अच्छा, आप तो इतनी ऑल इन वन है, आप में सब क्वालिटीज है, शिक्षा, योगा। तो योगा के संबंध में मैं जानना चाहती हूँ कि योगा आपने जब शुरू किया, तो योगा से, जैसे अब तो हमारे भारत में योगा डे मनाया जाता है,
योग की बड़ी महत्वता है सबकी जिंदगी में। जैसे लोग पहले जिम करते थे, वॉक करते थे, तो योगा से क्या बेनिफिट बच्चों में, महिलाओं को मिलता है, ये हम जानना चाहते हैं। योगा के बेनिफिट तो इतने सारे हैं कि मैं आपको गिना ही नहीं सकती। जैसे अभी आजकल तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि पहले दवाइयाँ ले लो, ठीक तो आप होने वाले नहीं हो, आपको लाइफ लॉन्ग योगा करना पड़ेगा। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको कंटिन्यूअस योगा करना ही चाहिए। एक अपना रूटीन बना लीजिए कि हाफ एन आवर मॉर्निंग में आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। आज की भागदौड़ की दुनिया में जो हम इतने स्ट्रेसफुल रहते हैं, इतने मतलब दिमाग में 10 सवाल 10 पूरा दिन चलता रहता है, हमारा दिमाग घूमता ही रहता है। तो योगा में जो मेडिटेशन होता है वो हम सबको जरूर से करना चाहिए। तो वो सबसे बेनिफिशियल है हमारे माइंड को शांत करने के लिए। बाकी फिजिकल बॉडी को करने के लिए आपको योगासन करने चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो योगा तो एक आपको इम्पोर्टेंट पार्ट बना लेना चाहिए अपनी लाइफ का। जैसे यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो जैसे आपको नहीं चलता है, तो आपको वैसे ही करना है कि आपको योगा भी करना ही है। आप समझ लीजिए आपकी लाइफ नहीं चलेगी। क्या योगा से कैंसर जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है, या योगा करने से हम कैंसर से बच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बच सकते हो। यदि आप इनिशियल स्टेज पे हो और आप योगा कर रहे हो और अपना खान पान एकदम सुधार रहे हो, तो आपका वो भी ट्रीटमेंट हो जाता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने कैंसर ट्रीट किया है। जैसे हरिद्वार में 1-2 इंस्टीट्यूट है, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, बट मैंने सुना है कि उन्होंने भी योगा ट्रीट किया है, कैंसर ट्रीट किया है करके। अच्छा। तो योगा से बहुत सारी क्योर हो सकती है डिसीजेज आपकी, बट आपको वो कॉन्शियसली करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। लोग तो हम करेंगे सोचते रहते हैं बट करते नहीं। बिकॉज मैंने स्टूडेंट देखे कल से स्टार्ट करेंगे, कल से पहला इनिशिएटिव नहीं लेते लोग। नहीं लेते, फिर एक बार आने के बाद में यदि वो करते हैं जब तक बेनिफिट। क्योंकि मैंने ब्रेन ट्यूमर का एक स्टूडेंट ठीक किया है। अरे वाह। मतलब जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट को लेती थी। हाँ, तो ये स्टोरी हम चाहते हैं कि आप विस्तार में हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपने कैसे योगा के थ्रू ब्रेन ट्यूमर को ठीक किया है। जैसे मेरे कांदिवली में एक स्टूडेंट थी, तो मैं उसके पास में मैं रेगुलर 2 महीने के लिए मैं योगा सिखाने गई थी। उसको डॉक्टर ने कहा था कि यदि आपको ठीक करना है अपने आप को तो आपको योगा करना ही पड़ेगा। तो उसने मुझे हायर किया था और मैं 2 महीने तक रेगुलर उसको जाके उससे रिलेटेड योगा आसन करवाती थी, प्लस उसको मेडिटेशन एंड प्राणायाम करवाती थी। तो 2 महीने बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसकी रिपोर्ट काफी नॉर्मल आई। तो उसने मुझे बहुत थैंक्स कहा और कहा कि सच में मैं बहुत अभी क्योर हो गई, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी सभी ऑडियंस को कि आपको योगा तो करना ही चाहिए। आप अपनी लाइफ में बाकी कुछ करिए मत कीजिए, पर ये जरूर कीजिए क्योंकि ये आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए अच्छा है। अभी आपको बेनिफिट तुरंत नहीं दिखेगा, बट जब आप थोड़े से एज हो जाएंगे, 50 साल क्रॉस हो जाएगा, 60 साल क्रॉस हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको उसका क्या बेनिफिट मिला है। तो मेरा यही सबके लिए नम्र विनती है कि आपको योगा तो सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारे भारत विकास परिषद में आपकी जैसी इतनी योग्य महिलाएं जुड़ती हैं और सबके लिए सेवा समर्पण का भाव रखती हैं। तो भारत विकास परिषद में आपने अपने इन गुणों से क्या नया लाया, जैसे योगा, टीचिंग, तो क्या आप बताएंगी कि कैसे आपने इन गुणों को भारत विकास परिषद में भी, हमारे पूरे परिसर में भी आपके इन गुणों से हमें कोई फायदे हुए हो, तो वो एक एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। पर्टिकुलरली तो मैंने अभी तक ऐसे कुछ पर्टिकुलरली क्लासेस वगैरह मैंने भारत विकास परिषद में तो नहीं ली है, बट मैं जिनको मिलती हूँ उनको मैं थोड़ा बहुत तो गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ कि भाई आपको अपनी लाइफ के, अपने हेल्थ को लेके कैसे कॉन्शियस रहना चाहिए। तो वो मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस तो सबको देती ही रहती हूँ उस चीज को लेके। और संस्कार के कार्यक्रम तो हमारे वैसे भारत विकास परिषद करती रहती है। जैसे स्कूल में भी हूँ तो स्कूल में हम एनजीएससी करते हैं, बीकेजे करते हैं, मैं उसमें भी इन्वॉल्व रही हूँ काफी साल से। अच्छा, मतलब आप परिषद के भारत विकास परिषद के सारे स्कूल में भी करवाती हैं? स्कूलों में विजिट कर चुकी हूँ, सब स्कूल में विजिट करती हूँ। बीकेजे हमने करवाया है एज एन कन्वीनर, मैंने एनजीएससी करवाया है। प्रांत में मैं 2 साल एनजीएससी कन्वीनर रही हूँ। तो वो संस्कार के कार्यक्रम तो मेरे स्टार्टिंग से चलते आई रहे जब से मैं जुड़ी हूँ भारत विकास परिषद में, और कोशिश यही है कि करती रहूँ आगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी योग्य महिलाएं आप जो संस्कार पे भी काम करती हैं और योगा पे भी कर रही हैं और भारत विकास परिषद को एक अच्छी दिशा पर हमारी महिलाओं के साथ ले जा रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। नमस्ते। आज मेरे साथ निदर्शना गुवानी के साथ है मनीषा गुजराती। नमस्ते मनीषा जी, केम छो तमे? बस मस्त, फर्स्ट क्लास। आप एकदम मजामा?
એકદમ તમે કેમ છો? એકદમ મજામાં. તમારે તો નામ में गुजराती छे. तो मनीषा जी, आपका परिचय हमारी हर एक गृहिणी के लिए गर्व का है. जैसे मैं जब पॉडकास्ट लेती हूँ तो कोई बिजनेस कर रही है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई हर एक अलग काम करती है महिलाएं. पर जब मैं कोई होम मेकर गृहिणी का पॉडकास्ट करती हूँ तो मुझे खुद को भी अंदर से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो बाकी काम इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो हम काम करते हैं वो बहुत आसान हो जाता है, पर एक गृहिणी का काम बहुत मुश्किल है. जैसे मैं काम करने से पहले गृहिणी थी, तो गृहिणी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा होती है. तो कैसे आप निभा पाती हैं इतनी चीज़ें, घर, बच्चे, परिवार, ससुराल. और जैसे मुझे आपसे बात करने, ये पॉडकास्ट शुरू होने के पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया कि आपने बहुत साल देश के बाहर मस्कट में निकाले. तो किस तरह से आप सब मैनेज करती थी, ये हम जानना चाहते हैं. वैसे तो हाँ, मैं तो हाउस मेकर हूँ फुल टाइम. तो बच्चे तो वैसे शादी के बाद में मेरा बड़ा बच्चा 9 साल 9 महीने का था तभी हम चले गए थे. तो वहाँ पे तो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि यहाँ पे तो डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है, पर वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प नहीं रहती है. तो छोटे बच्चे के साथ, और ये थोड़ा इनिशियली तो मुश्किल हुआ, पर वैसे हम गृहिणी है तो एडजस्ट हम कर ही लेते हैं. हर हाल में एडजस्ट करना ही होता है. वैसे तो मैं बीकॉम, और मेरा उस जमाने में कंप्यूटर में डिप्लोमा हुआ था, तो मेरा करियर तो काफ़ी अच्छा था. कॉमर्स बैकग्राउंड प्लस कंप्यूटर. तभी तो बहुत डिमांड थी और तभी नए नए आए थे. पर फिर मैंने तभी तो फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और फिर सोचा कि चलो पहले बच्चों का कुछ कर ले, फिर बाद में देखते हैं. और फाइनेंशियली भी लकीली ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं जाऊँ काम करूँ. तो फिर तभी सोचा कि चलो बच्चों को ही टाइम दे देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं. तो ये कहाँ एक पे फोकस करते हैं, तो फैमिली पे फोकस किया. बहुत आपसे बात किया तो एक कहते हैं ना, एक वार्मथ, मतलब जैसे कि एक दया भाव, एक प्यार, एक मुस्कान. जैसे आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है. तो भारत विकास परिषद में आकर आपने अपने गुणों को उभारा, जो आपकी इतने दिन की ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ अपने लिए करना चाहिए. तो ये मौका आपको भारत पर विकास परिषद में मिला. हाँ, वैसे देखा जाए तो जब हम वापस इंडिया आए तब मेरे बच्चे मीन्स छोटा वाला मेरा 5th में था, और वहाँ पे मैं उनको फुल टाइम देती थी. तो उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाया था, ये किया था. तो यहाँ आके तो मुझे डोमेस्टिक हेल्प भी अवेलेबल थी. तो फिर वैसे ये हुआ कि चलो बच्चे बड़े हो गए, ये है तो कुछ हमको जिसमें खुशी मिले वो कुछ करना चाहिए. तो और इंसिडेंट ये ऐसे हुआ कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो एक दिन आए और हमें बताया कि अरे कल हमें एक एनजीओ के प्रोग्राम में जाना है और हमें मेंबर होना है. तो हम चले गए, डायरेक्टली मेंबर हो गए. फिर जैसे धीरे धीरे जैसे हम प्रोग्राम्स अटेंड करते गए, ये करते गए, तो जब भारत विकास के बारे में जैसे जैसे पता चलता गया, वैसे वैसे वो एक सेवा की भावना बोलो या ये बोलो, वो दिल में बढ़ती गई, और फिर वैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई. तो भारत विकास परिषद में आपने किस पोजीशन पे काम किया, आप हमारे ऑडियंस को बताइए. पहले तो इनिशियली कैसे काम शुरू किया. पहले तो इनिशियली मेंबर्स ही होते हैं, क्योंकि क्या चल रहा है, कैसे उनके प्रोसेस ही है, वो पता चलने के लिए तो पहले आपको जुड़ के थोड़ा टाइम देना ज़रूरी होता है. तो वैसे मैं 1-2 साल तो सिर्फ मेंबर ही थी. उसके बाद मैं काफ़ी एक्टिव हो गई. 2 साल में प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, महिला सहभागिता की कन्वीनर भी रह चुकी हूँ, ट्रेजरर रह चुकी हूँ. तो 6-7 साल से मैं काफ़ी एक्टिव हुई हूँ इसमें. मीन्स पहले थी, पर यहाँ पे पोस्ट लेके भी काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ अभी, और काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ वो भी. मतलब परिश्रम ने आपके गुण उभार ही लिए, सच. और आपको परिश्रम मिला तो आपने परिश्रम को भी उभारा.
तो जैसे हम सेवा पे काम करते हैं, भारत विकास परिषद में संस्कारों पे काम करते हैं, संस्कृति पे काम करते हैं, तो इन सब में सबसे ज्यादा आपके मन को कौन सा कार्य छूता है? एक्चुअली मेरी फैमिली ये थी, जॉइंट फैमिली थी मायके में जी। और उसके बाद ऐसे हुआ कि हम तो वहाँ चले गए तो न्यूक्लियर ये थे, पर बच्चों से मुझे काफी लगाव था क्योंकि भाइयों के बच्चे मेरे साथ साथ बड़े हुए हैं। अच्छा। तो वो ये था, बच्चों से भी काफी लगाव है मुझे। तो वहाँ पे भी मैं बच्चों के फ्रेंड्स को लेके ये करके उनको माइंड गेम्स खिलाती थी, ये करती थी, वो करती थी। बच्चे दिन भर छुट्टियों में तो पूरे दिन मेरे घर में उधम मचा के रखते थे, पर मुझे वो अच्छा लगता था। तो यहाँ आके बच्चों के लिए हम फिर बाल गोकुलम का ये करते हैं, कैंप्स लेते हैं बाल गोकुलम करके छुट्टियों में। तो उसमें भी हम बच्चों को सिर्फ खेल नहीं सिखाते, तो थोड़े अपने जो श्लोकास है ये है उसके संस्कार देते हैं। फिर उनकी जो रुचि है उस हिसाब से उनके मीन्स बच्चों से ग्रुप डिस्कशन करते हैं और उसमें उनको पूछते कि अरे आपको क्या करने को अच्छा लगेगा, क्या है, तो उनके गुण उभारते हैं। फिर हमारी एक अभ्यासिका भी चलती है, तो उसमें भी हम बच्चों के हर त्योहार पे, क्योंकि अपने इंडिया में तो काफी त्योहारों का महत्व है, अपनी संस्कृति में काफी ये है, तो वो त्योहार पे हर एक त्योहार का इम्पोर्टेंस समझा के फिर उस रिलेटेड जो भी होता है वो हम उनके साथ ये करवाते हैं, बच्चों से करवा के लेते हैं कार्यक्रम। दिवाली में जैसे आकाश कंदील है, ये है मीन्स डेकोरेशन है अपने दियास का, ये वो वैसे हर एक त्योहार पे वो हम ये करवाते हैं। तो बच्चे भी आर्ट क्राफ्ट मीन्स उनके ये भी हम मीन्स कंपटीशन भी करवाते हैं, मीन्स क्या बोल सकते हैं आप कि ऐसे कंपटीशन है, लोकेशन कंपटीशन है, वो भी ये करते हैं। तो मैं एंजॉय करती हूँ वो। मतलब आप उनमें संस्कार भी डालती हैं, आर्ट भी सिखाती हैं, उनको हर एक संस्कृति, हर एक त्योहार का महत्व भी बताती हैं और सेवा का काम भी करती हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि होम मेकर को, गृहिणी को आप कमजोर ना समझें। गृहिणी वो शक्ति है जो सब कुछ समझ के, सब कुछ झेल कर भी अपनी जगह बना लेती है। और उसका एक जीता जाता हमारे पास उदाहरण है मनीषा जी, जिसने कुवैत में मुंबई से जाकर परिवार के लिए अपनी एजुकेशन का त्याग किया, फिर उसके बाद अपनी गृहस्थी को संभाला, वो भी इसीलिए कि वो अपने बच्चों में संस्कार दे सके, सेवा की, बच्चों की, पति की सेवा करना सेवा का भाव ही कहलाता है। और फिर वापस अपनी भारत देश में आकर भारत विकास परिषद के साथ उन्हें इतना सारा काम किया। एक ख्वाहिश आपके मन की जो आपको लगता है कि इस जिंदगी में मुझे ये एक चीज करनी है, ये आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या है वो आपके मन में एक चीज जो आपकी बहुत ख्वाहिश है करने की? देखो आजकल कैसे है ना कि आजकल सारे ये चल रहा है मीडिया में भी, इसमें भी, कि वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली का ये हो रहा है। तो जो ये हो रहा है तो इनडायरेक्टली या ये बोलो कि लोग बहुओं पे ज्यादातर ये करते हैं, ब्लेम डालते हैं बोलो, या वैसे बहुएं ज्यादा पकड़ में आ जाती है, सॉफ्ट टारगेट। हाँ, तो वैसे नहीं है। तो मुझे बहुओं के साथ साथ जो ये पेरेंट्स है उनको, उनके लिए भी कुछ सेमिनार या कुछ अटेंड ये करके कि आप एक साथ कैसे रह सकते हो, सास ससुर और बहू, उनका कुछ ये करके उनको दोनों को एक दूसरे के प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक दूसरे से क्लियर बात होती नहीं है, तो वो दोनों का एक दूसरे से क्लियर बात करवा के एक दूसरे के प्रॉब्लम्स, बहू अगर सास ससुर को बोलने जाएगी तो वो बुरी हो जाती है, सास ससुर कुछ बहू को बोलने जाते हैं तो वो बुरे हो जाते हैं। तो वो दोनों के प्रॉब्लम्स वो आपके घर का ही नहीं है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और वो उस पर कैसे आप अमल कर सकते हो वो मुझे मेरे दिमाग में है कि उस पर कुछ सेमिनार्स हो और मैं दोनों जनरेशन को इकट्ठा करके उस पर ओपन डिस्कशन हो और उनमें प्रेम का भाव बढ़े और जॉइंट फैमिली का ये बढ़े कल्चर। मतलब आप ये चाहती हैं कि जो गैप
हाँ, जो अभी हुई है। थॉट्स का हाँ। गैप, सोच का जो परिवर्तन आ गया है नई बहू और सास ससुर के बीच में, उसको आप भर के दोनों के ईगोज को खत्म करके Right. दोनों में प्यार, और जो हम जैसे कहते हैं ना राई का पहाड़ हो जाती है चीजें, उसको आप नॉर्मलाइज सही, करना चाहती हैं। और आप Yes. चाहती हैं कि जो पुराना कल्चर था कि सब प्यार से जॉइंट फैमिली में रहें, जैसे आज बहुएं बोलती हैं कि नहीं हमें सास ससुर के साथ नहीं रहना नहीं है, रहना है। तो वो भी गलत नहीं है और ना सास ससुर गलत है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी एक्सपीरियंस से ये डिसाइड करते हैं। तो आप चाहती हैं कि उन दोनों में प्रेम बने और वो परिवार को साथ रहकर शिक्षा, समर्पण, संस्कार के साथ आगे बढ़े। बहुत इस अच्छा। पे एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से आई हूँ और बाद में न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ, तो मुझे दोनों के फायदे और नुकसान दोनों पता है। और जब मैं वो कंपेयर करती हूँ तो मुझे जॉइंट फैमिली के फायदे ज्यादा दिखते हैं, इसलिए मुझे वो उस टॉपिक पे काम करना है। बहुत अच्छी सोच मनीषा जी आपकी, और आपका ये जो एक थॉट है परिवार को जोड़ने का, मतलब आपसे बात करके मुझे लगता है कि आपके माता पिता ने आपको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। परिवार तोड़ना बहुत आसान है आज की दुनिया में, इस कलयुग में, पर परिवार जोड़ना हम जितना समझ सकते हैं उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर कोशिश करें तो वो आसानी से जुड़ भी सकता है। अरे वाह, चलिए अब बस आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे मुझे भी बात आपसे करके बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। नमस्ते, धन्यवाद मनीषा जी आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और बोलने का धन्यवाद। मौका दिया। धन्यवाद।